हेलो गाइस, आप सभी का एम के हिंदी चैनल में स्वागत है। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रिय छात्रों, आज की 10वीं कक्षा की हिंदी तासिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम अगला लेसन रीढ़ की हड्डी, यह एक एकांकी का हम समझेंगे। इस एकांकी के एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। इनका जन्म 16 जुलाई 1917 उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ। इनकी मृत्यु 1978 में हुई। ये हिंदी भाषा के एक सफल लेखक और नाटककार थे। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी। इन्होंने आकाशवाणी में महासंचालक के रूप में भी काम किया है। इन्होंने AIR का नामकरण आकाशवाणी किया था। इनकी प्रमुख कृतियाँ मैलांचल, परती परी कथा, जुलूस, यह इनके उपन्यास हैं। एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी, यह कथा संग्रह है। ऋणजल धनजल, नेपाली क्रांति कथा, यह रिपोर्टाज हैं। कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। एकांकी यानी एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। एकांकी में नाटक की तरह ही पूरी तरह से तत्व होते हैं। एकांकी का आकार लघु यानी कि छोटा होने के कारण इसमें एक ही कथा होती है। इस एकांकी के शब्दार्थ हैं, ये देख लीजिए आप। इस एकांकी में एकांकीकार ने मतलब जगदीश चंद्र माथुर जी ने स्त्री के प्रति समाज की जो हीन मानसिकता है उस पर करारा व्यंग किया है। नारी को स्वयं सबला होकर अपनी प्रगति करनी चाहिए। स्वयं के उद्धार के लिए उसे शिक्षित होकर सकारात्मक कदम उठाने के चाहिए। इस एकांकी की उमा यह प्रयास करती है कि घर पर उसे देखने आए लड़के को और उसके परिवार वालों को खरी खोटी सुनाकर उनकी रूढ़िवादी मानसिकता का पर्दाफाश करती है। उमा के घर पर उसे देखने के लिए गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ आते हैं। उनके अनुसार लड़की को ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। उसे सिर्फ घर का काम, सिलाई, पेंटिंग और गाना बजाना ये सब आना चाहिए। आखिर उसे घर ही तो संभालना है। वे उमा से तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं। उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों से उमा गुस्सा हो जाती है और उनके बेटे की असलियत सभी के सामने खोलकर रख देती है। इससे अपमानित होकर गोपाल प्रसाद अपने बेटे के साथ वहाँ से चले जाते हैं। अब हम इस एकांकी को समझेंगे। इस एकांकी के मुख्य पात्र हैं उमा, एक जो है सुशिक्षित युवती है। रामस्वरूप उमा के पिताजी हैं। प्रेमा उमा की माँ है। शंकर यह जो देखने आने वाला लड़का है। गोपाल प्रसाद शंकर के पिताजी हैं। रतन जो है रामस्वरूप का नौकर है। अब यहाँ पर ये एकांकी की शुरुआत होती है। एक कमरा है। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नज़र आती है वो उधड़ उम्र के हैं। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। और रामस्वरूप फिर कहते हैं, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। उधर तख्त के रखे जाने की आवाज़ आती है। फिर रतन कहता है, रामस्वरूप का नौकर है ये, वे कहता है, बिछा दे साहब, पूछने लगता है। रामस्वरूप फिर ज़रा तेज़ आवाज़ में उससे बोलते हैं, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अक्ल बंट रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या? बिछा दूँ साहब, और ये पसीना किस लिए बहाया है? रतन तख्त बिछाता है और ही करता है। रामस्वरूप भी दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा कहती है, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। रामस्वरूप पूछते हैं, क्या हुआ? प्रेमा कहती है, तुम ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। रामस्वरूप, अरे हाँ, देखो उमा से कह देना कि ज़रा करीने से आए। ये लोग ज़रा ऐसे ही हैं, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। फिर प्रेमा पूछती है, और लड़का? रामस्वरूप कहते हैं, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। BSc के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। हम अगले पन्ने का दृश्य देखते हैं। वहाँ पर अब उनका नौकर जो है रतन धीरे से आकर धीमी आवाज़ में कहता है, बाबूजी बाबूजी।
रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांककर, अरे प्रेमा, वे आ भी गए। तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। मेहमान से हैं करके उनका स्वागत करते हैं, आइए आइए। हाँ, मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद फिर खंकार कर कहते हैं, नहीं, तांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। फिर रामस्वरूप फिर हर वक्त उनके तरफ जो है मुखातिब होकर और हंसते हुए वे वो बात करते हैं। और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर कहता है, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। फिर रामस्वरूप से पूछते हैं, तो आपके कोर्स ख़त्म होने में तो अब साल भर रहा होगा? फिर शंकर यानी कि वो लड़का जवाब देता है, जी यही कोई 1-2 साल बच्चे हैं। रामस्वरूप फिर से एक बार सवाल करते हैं, फिर से प्रति प्रश्न कर बैठते हैं, 1-2 साल? शंकर फिर हंसता है, हाँ जी, 1-8 साल का मार्जिन रखता हूँ। फिर गोपाल प्रसाद जो है अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अब यहाँ पर ये लोग लड़के को देखने के लिए आए हैं, तो इसलिए लड़के के पिताजी जो गोपाल प्रसाद हैं कहते हैं, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। रामस्वरूप एकदम चौंक जाते हैं और ये जो इन्होंने जो प्रश्न किया है बिजनेस, प्रत्युत्तर में वो भी पूछ बैठते हैं। फिर एकदम सहम जाते हैं, सहम कर सहज, ओह अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो है ये लोग लड़की को देखने आए हैं, लेकिन इनके जो है इनका जो रवैया है, ये क्या कह रहे हैं, बिजनेस की बात कर लेते हैं, इस तरह से वो कहते हैं। रामस्वरूप जो है लड़की के पिता होने के कारण वो पहले तो चौंक जाते हैं बिजनेस बोलने के बाद, और फिर सहम करो, अच्छा, लेकिन पहले हम ज़रा नाश्ता कर लेंगे, इस तरह से वो आवभगत उनका करना चाहते हैं। फिर गोपाल प्रसाद कहते हैं, यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? रामस्वरूप फिर दोहराते हैं, हाँ, तकल्लुफ़ किस बात का, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। इस तरह से वो कहते हैं, अंदर जाते हैं। तकल्लुफ़ यानी कि शिष्टाचार जिसे कहते हैं, पाहुणचार जिसे हम कहते हैं, उसे तकल्लुफ़ यहाँ पर कहा जाता है। रामस्वरूप अंदर चले जाते हैं। तब गोपाल प्रसाद अपने लड़के से कहते हैं, क्यों, क्या हुआ? शंकर कहता है, कुछ नहीं। फिर गोपाल प्रसाद उसकी ओर देखते हैं और उसे बोलते हैं, झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप चाय की ट्रे लाकर मेज़ पर रख देते हैं। उतने में गोपाल प्रसाद फिर सवाल करते हैं, फिर उससे बातें करते हैं, आखिर आप माने नहीं? रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए उन्हें उनकी ओर बढ़ाते हैं और बोलते हैं कि आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? फिर यहाँ पर ये सवाल करते हैं। उसके बाद गोपाल प्रसाद जो है जवाब देते हैं, नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और ज़रा चीनी भी ज़्यादा डालिएगा। इस तरह से ये चाय की मांग करते हैं, यानी कि चाय के लिए पूछा जाने के बाद तो आपको आधी हिंदुस्तानी पसंद है क्या, विलायती पसंद है? इस तरह से रामस्वरूप के पूछने पर गोपाल प्रसाद जवाब देते हैं कि नहीं, मुझे आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी भी डालिए, दूध आधा और चाय आधी। इस तरह से वो चाय बनाने के लिए कहते हैं। शंकर जब खंकार कर करता है, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। इस तरह से इनकी जो है आपस में बातचीत चल रही है। और रामस्वरूप लड़की के पिताजी रामस्वरूप इन दोनों को चाय पेश करते हैं। अब यहाँ पर फिर से इनके बेटे ने भी, यानी कि जो लड़का है, उसने भी यहाँ पर वही बात की कि टैक्स लगाएगी। अब इस लड़के के टैक्स वाली बात पर जो है गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए कहते हैं कि सरकार जो चाहे कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। अगले पन्ने पर देखिए, तो यहाँ पर जो है जो भी कोई बात की जा रही है खाने पीने की या लड़की को देखने की, यहाँ पर हर बार ये लोग जो है टैक्स की, बिजनेस की, सरकार की, यही लेन देन की बातें ये करते हैं। अब इस पन्ने पर जो है हम देखेंगे अगली एकांकिका। रामस्वरूप कहते हैं, शंकर को प्याला पकड़ाते हुए कहते हैं, वह क्या, यानी कि प्रतिप्रश्न करते हैं ये, उसने जो कहा कि सरकार जो है चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी, ये जो सवाल होता है इस पर रामस्वरूप पूछते हैं कि वह क्या। यहाँ पर गोपाल प्रसाद फिर अपनी ही बात को जोड़ते हुए रामस्वरूप और कहते हैं कि खूबसूरती पर टैक्स। देखिए फिर से बात इनकी यहीं पर आ गई है, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, ये ऐसा टैक्स है जनाब
कि देने वाले चूं भी ना करेंगे। फिर रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने, वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो ये कभी उठता भी न था। तश्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए कहते हैं। तश्तरी यानी कि कप सॉसर, जिसे हम कांच की जो प्लेट होती है, छोटी प्लेट, उसे तश्तरी कहा जाता है। फिर गोपाल प्रसाद जो है चाय नाश्ता यानी कि समोसा उठाते हुए, समोसा खाते हुए वे फिर कहते हैं, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। फिर रामस्वरूप शंकर की तरफ देखकर, मुखातिब होकर उसकी ओर देखकर बात करते हुए कहते हैं, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर प्रति प्रश्न करता है, किस मामले में? रामस्वरूप फिर कहते हैं कि यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। देखिए, लड़की के पिताजी को फिक्र है कि अभी हम बेटी की ब्याह करने जा रहे हैं, बेटी का रिश्ता तय करने जा रहे हैं, तो ये खूबसूरती की या अपने लड़की की ओर से ये बात करना चाहते हैं, तो ये दोनों जो है बिजनेस की बात बीच बीच में ला लेते हैं। फिर गोपाल प्रसाद बीच में ही बोलते हैं, ये बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है, और जायचा यानी कि जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप कहते हैं, जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिल जाएगा, समझिए। इस बातों पर जो है शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद फिर कहते हैं कि लड़कियों को अधिक पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर लें बस। फिर रामस्वरूप जो है हाँ करके हंसते हैं और कहते हैं कि मेज़ को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुँह करके ज़ोर से कहते हैं, अरे ज़रा पान भिजवा देना। उमा फिर आती है, पान की तश्तरी अपने पिताजी को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे जो है चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों एक साथ जो झटके से कहते हैं कि चश्मा। फिर रामस्वरूप यानी कि उस लड़की के पिताजी ज़रा सक पका कर कहते हैं, जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। फिर गोपाल प्रसाद के प्रश्न पकड़ते हैं, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? रामस्वरूप जवाब देते हैं, नहीं साहब, वो तो मैंने अर्ज किया ना, यानी कि मैंने बता दिया ना। गोपाल प्रसाद संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। फिर रामस्वरूप उसके पिताजी कहते हैं कि वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे के पास। उमा वहाँ पर जाकर बैठ जाती है। अगले पन्ने पर देखते हैं अब यहाँ पर लड़की सामने आई है। पहले आने के बाद उसके सर से थोड़ा दुपट्टा हट जाता है, तो वहाँ पर उसे जो है उन दोनों को, बाप बेटों को, उसकी आंखों पर चश्मा दिखाई देता है, तो ये दोनों चौंक जाते हैं अचानक। फिर भी वहाँ पर लड़की के पिताजी जो है थोड़ा सहम कर, सकपका कर उन्हें जवाब दे देते हैं कि नहीं, ऐसे ही इसे लग गया है, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से नहीं। फिर रामस्वरूप अपनी बेटी को बैठने के लिए कहते हैं और गाना बजाने के लिए कहते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है, हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है? सवाल करते हैं ये। फिर रामस्वरूप और जवाब दे देते हैं, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरिधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। उसकी आंखें शंकर से झेंपती सी आंखों में से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। फिर रामस्वरूप फिर बेटी से सवाल करते हैं, क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि नहीं साहब, काफ़ी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है, क्योंकि उसने उस लड़के को अब देख लिया है और उसे कुछ याद आ गया है, इसलिए वो झट से वहाँ से उठकर चली जाना चाहती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। फिर रामस्वरूप कहते हैं, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठ जाती है फिर से। गोपाल प्रसाद उमा से कहते हैं, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? उमा खामोश रहती है, वहाँ पर कुछ भी जवाब नहीं देती वो। फिर रामस्वरूप कहते हैं, हाँ वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया, यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह? यानी कि जो लड़के के पिता हैं वो सवालों पर सवाल किए जा रहे हैं इसे। आते ही पहले उसे
देख लिया, चाल में अच्छी है कह दिया। चश्मे को लेकर थोड़ा दिल में मतलब मन में उनके कोई सवाल उठा था, उसका भी वहाँ पर निरसन हो गया है। उसके बाद उसे बैठने के लिए कहा जाता है, गाना बजाने के लिए कहते हैं, वो भी गा लेती है। उसके बाद फिर और पूछा जाता है कि तुम पेंटिंग वगैरह आता है क्या, तब वो भी उमा चुप रहती है। लेकिन उसके पिताजी जो हैं बताते हैं कि जो दीवार पर कुत्ते की जो तस्वीर टंगी है वो भी इसी ने बनाई है। उसके बाद और एक बार सवाल करते हैं गोपाल प्रसाद, ये तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह? फिर रामस्वरूप फिर जवाब देते हैं, सिलाई तो सारे घर की इसी के ज़िम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज़ें भी। हाँ। गोपाल प्रसाद फिर कहते हैं, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम बिनाम भी जीते हैं थे? उमा चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है। उसी तरह गर्दन झुकाए गोपाल प्रसाद अधीर होते हैं और रामस्वरूप सकपकाते हैं। रामस्वरूप कहते हैं, जवाब दो उमा। गोपाल से, हाँ, ज़रा शर्माती है। इनाम तो इसने, ऐसे उसके पिताजी बता ही रहे थे। तभी एकदम गोपाल प्रसाद जो है बीच में ही ज़रा रूखी आवाज़ में, ज़रा इसे भी तो मुंह खुलना चाहिए। फिर रामस्वरूप कहते हैं, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में कहती है, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज़ बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज़ से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। अगले पन्ने पर हम देखते हैं। अब यहाँ पर जो है गोपाल प्रसाद के सवालों के जवाब जो है राम प्रसाद ही दे रहे थे, रामस्वरूप ही दे रहे थे। और जब उन्होंने कहा, गोपाल प्रसाद जी ने कहा कि इसे बोलने भी दीजिए, इसकी भी आवाज़ हमें सुननी है, तब वो गुस्से में आती है और अपना जवाब देती है। कहती है कि जिस तरह से बाज़ार में कुर्सी मेज़ खरीदा जाता है तो कुर्सी मेज़ से कोई सवाल नहीं किया जाता, बल्कि डायरेक्ट उस दुकानदार से सवाल करके उस चीज़ को परखा जाना जाता है। फिर जब रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं और अपनी बेटी को उमा उमा कहकर चुप कराने की कोशिश करते हैं, तभी उमा फिर क्या कहती है, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। फिर गोपाल प्रसाद ताव में आकर, गुस्से में आकर कहते हैं, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। उमा फिर तेज़ आवाज़ में कहती है, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। शंकर, अभी ये दोनों के बीच की जो बातें हो रही है, तब शंकर झट से बाबूजी चलिए बोलकर वो उठने लगता है और उन्हें बाबूजी को चलने के लिए कहता है। गोपाल प्रसाद, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? फिर रामस्वरूप एकदम चुप हो जाते हैं ऐसे गोपाल प्रसाद के प्रश्नों को। तब उमा और कहती है, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। अब यहाँ पर जो है, जो शंकर लड़का है, उसकी पोल इस उमा ने खोल दी है, यानी कि किस तरह का है ये शंकर, ये बात सब उसके पिताजी के और अपने पिताजी के सामने उसने बता दी है। तभी रामस्वरूप अपनी बेटी से उमा उमा यानी कि चुप कराने का प्रयास करते हैं। फिर गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। फिर भी उमा जो है और गुस्से में आकर कहती है कि जी हाँ, जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा ये पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन, दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा वहाँ पर सहसा चुप हो जाती है। उसके बाद उमा की माँ अंदर से आती है, प्रेमा, और ये जो है अपनी बेटी का इस तरह का व्यवहार देखकर उसके पिताजी भी जो है सन्न होकर वहाँ पर बैठ जाते हैं। इस तरह से इस एकांकी में जो है उमा नारी पर होने वाले अत्याचारों का विरोध करती है। उसके हृदय में स्त्री शिक्षा के प्रति सकारात्मक विचार हैं। वह स्वयं भी पढ़ी लिखी है। समाज के दकियानुसी विचारों पर प्रहार कर वह समाज के सामने खुद ही एक मिसाल स्थापित करती है। इस तरह से ये एकांकी समाप्त हो चुकी।